नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आए। आज के रिजल्ट से ये एक बार फिर से साबित हो गया कि इस देश में बांटने की नहीं बल्कि इस देश में जोड़ने की ही राजनीति चलेगी। वो समय बीत गया या वो समय बदल गया जब इस देश में हिंदुओं को जाति पाति में बांटकर और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के जो परिणाम है, इससे यही झलक रहा है या ये यही संदेश दे रहा है कि अब इस देश में वही राजनीति चलेगी या वही राजनेता या राजनीतिक पार्टी चलेगी जो हिंदुओं के हित की बात करेगी। जो लोग भी हिंदुओं को बांटने काटने के बारे में सोचेंगे या सोचेंगे ये कि हिंदुओं को बांटकर उनको अलग अलग जातियों में बांटने के कारण उनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं तुष्टीकरण के चोंगे को ओढ़कर, तो अब वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके वजह से आज का जो चुनाव परिणाम आया है वो वाकई ये संदेश देता है कि अब हिंदुओं को बांटने की राजनीति सफल नहीं होगी इस हिंदुस्तान में। और भी कई सारे पहलू हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कई सारे कारण हैं जिसके वजह से एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के पक्ष में ये चुनावी फैसला आया है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें, डिटेल में आपको उन सारी चीजों के बारे में बताएं उससे पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में अपनी राय भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चुनाव परिणाम आज आया है, आज यानी कि 23 नवंबर 2024, आज का जो चुनाव परिणाम है उसने वाकई एक बात तो सिद्ध कर दी है कि इस हिंदुस्तान में अब बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। मैंने आपको बताया है या आप सब ने भी देखा होगा कि किस तरीके से इस देश के कुछ विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्ष के कुछ नेता हैं जो आए दिन सिर्फ इसी बात पे राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं कि कैसे हिंदुओं को जाति पाति में बांटा जाए और जाति पाति में बांटकर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू जो है वो दोयम दर्जे का नागरिक प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरीके का अधिकार माइनॉरिटीज को है इस देश में, शायद हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उस अधिकार से पूरी तरह से वंचित है। इसके कई सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में आप सबको पता होगा और अगर आप चाहो तो मैं आपको बता भी सकता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो स्पेशल प्रिविलेजेस देना हो, इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दे से यही प्रतीत होता है और हर बार ये होता रहा है कि हिंदू इसी हिंदुस्तान में रहते हुए दोयम दर्जे का नागरिक है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय बदल रहा है, क्योंकि 2024 में हुए जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें कई सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक के चुनाव के बारे में बात करें और इस बीच में चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या और भी कई सारे उपचुनाव हो, उन सब की बातें करें और उन सबको एनालाइज करें तो एक चीज तय है कि हिंदू अब जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ ये सोच के वोट कर रहा है कि आखिर उसे किस पार्टी को वोट देने में उसका फायदा है। अब वो एक हिंदू के तौर पे, एक राष्ट्रभक्त के तौर पे और ये सोच के वोट कर रहा है कि आखिर किसको वोट करने से देश का विकास होगा, किसको वोट करने से सनातन और हिंदू संस्कृति की संरचना और सुरक्षा होगी। और उसको ये भी पता है कि किसको वोट करने से तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कम से कम होगी या उसके ना होने की संभावना होगी। लेकिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैं आपको दोस्तों आज के चुनाव परिणाम के बारे में बताता हूं। आज के चुनाव परिणाम को अगर एनालाइज करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं इस चुनाव रिजल्ट के। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति यानी कि बीजेपी जो अलायंस है उसकी जीत हुई है वो अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जो योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो एक बार फिर से सही प्रमाणित होता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि एक सटीक नारा
प्रतीत हो रहा है, जो हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। इससे इतर अगर महाराष्ट्र में चुनावी जीत की बात करें तो बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ साथ और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो महाराष्ट्र के जो भी लोकप्रिय नेता हों, चाहे जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और इन सब के अलावा और भी कई सारे नेता। जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आरएसएस ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में चीजों को संगठित किया है, आरएसएस ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाया है और एक बार फिर से खुद को प्रूफ किया है कि आरएसएस अगर लगता है किसी चुनाव में और अगर आरएसएस बीजेपी को जिताना चाहे किसी चुनाव को तो शायद बीजेपी चुनाव वो हार नहीं सकती। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो महिला वोटर्स की, जैसा कि हम सब ने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं का जो है वो पहला पसंद हमेशा से भाजपा रही है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के जो ऊपर अपराध की संख्या होती है वो बाकी शासनकालों से कम देखने को मिलती है। विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मणिपुर जैसे इंसिडेंट को लेके महिलाओं के अंदर ये बात फैलाने की, यूपी में हुए कुछ गिने चुने इंसिडेंट को लेके महिलाओं के अंदर ये बात डालने की, उनके मन में ये बात डालने की कि बीजेपी के राज्य में भी ठीक वही स्थिति है महिलाओं के साथ या महिलाओं के प्रति जो बाकी शासन में होता है। लेकिन महिलाएं समझदार हैं और उन्हें पता है कि ऐसी बात नहीं है और इसी वजह से महिला हर बार बीजेपी को ही वोट करती है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन मुख्यतः यही फैक्टर्स हैं जिसने महाराष्ट्र के चुनाव को इस तरीके से प्रभावित किया है। अब इससे इतर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिलती हुई दिख रही है जिसकी अपेक्षा बीजेपी को थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को उसके मेहनत के अनुसार फल मिला है। बीजेपी की जो सीटें हैं वो पहले के समय से या पिछले विधानसभा को देखें तो बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि कुछ जगह पे बीजेपी अभी भी क्रैकडाउन करने में सफल नहीं हो पाई है इस चुनाव में, लेकिन बावजूद इसके वो सारे फैक्टर जिसके बारे में मैंने महाराष्ट्र में आपको जिक्र किया वो सारे यहाँ भी लागू होते हैं। लेकिन इस सबसे इतर एक ऐसा फैक्टर मुझे जो लगता है झारखंड में बीजेपी से मिस हो गया वो ये है कि झारखंड में जो संथाल परगना है, आदिवासियों का जो बेल्ट है, शायद बीजेपी उनको कन्विंस करने में असफल दिख रही है और उसी का नतीजा है कि झारखंड में ये चुनाव परिणाम है जो हम सब देख रहे हैं। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश या बाकी जो अन्य उपचुनाव हुए हैं उसमें कहीं कांग्रेस, कहीं इंडिया अलायंस के अलग विपक्षी दलों के पार्टियों की जीत हुई है और कहीं बीजेपी और एनडीए की जीत हुई है। लेकिन सबसे इतर यूपी में, क्योंकि यूपी में जो 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं वो चुनाव योगी जी के लिए टेस्ट था, जिसमें योगी जी पूरी तरीके से मैन ऑफ द मैच के तौर पे उभरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 9 सीटों पे चुनाव था जिसमें से अभी तक के अगर इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को देखें तो बीजेपी आसानी से 7 सीटें जीतती हुई प्रतीत हो रही है। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी या एनडीए 7 सीटें जीतती हैं तो वो योगी जी के लिए काफी सुखद और उनके लिए काफी सराहनीय बात होगी, क्योंकि इस बार की 9 सीटों के उपचुनाव में सारा दारोमदार योगी जी के ऊपर ही था और योगी जी ने ही लीड किया था इस 9 सीटों के उपचुनाव को। और अगर उसमें उन्हें इस तरीके की सफलता मिलती है तो इससे योगी जी के ऊपर जो कई सारे सवाल विगत समय में उठ रहे थे लोकसभा चुनाव में हुए हार के बाद वो शायद अब बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर फाइनल रिजल्ट्स क्या होता है, लेकिन चुनाव के एनालिसिस के बाद यही सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से बीजेपी और एनडीए को इस तरीके की सफलता मिलती हुई दिख रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद अब हिंदू ये सोच समझ के वोट कर रहा है कि किसे वोट करने में उसका फायदा है। वो अब जाति पाति से ऊपर उठ के एक हिंदू के तौर पे, एक राष्ट्रभक्त के तौर पे या ये सोचते हुए वोट कर रहा है कि किस पार्टी को वोट करने से राष्ट्र का विकास होगा और हिंदू और सनातन धर्म की सुरक्षा होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।